नमस्कार दोस्तों, आज फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने बहुत ही परचम फैलाया है और कई लोगों की ज़िंदगी को आर्थिक रूप से संपन्न किया है। जिन्होंने 12 बार एमडीआरटी किया है, अलग अलग सेक्टर में उन्होंने महारत हासिल किया है, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी और बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में लोगों के जीवन को एक आर्थिक रूप से मजबूत किया है, सक्षम किया है। ऐसी हस्ती जिनसे आज हम मुलाकात कर रहे हैं और इनकी जो स्टोरी है बहुत ही प्रेरणादायक है। रियली आज का ये जो पॉडकास्ट है हमारा दूसरा इसमें आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनके बारे में बताएं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से इनका जन्म हुआ था। पिताजी उनके पुलिस में थे और 5 भाई थे, 2 बहन 3 भाई। और इतना संयुक्त कुटुंब में उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई की। पिताजी पुलिस में थे लेकिन इन्होंने पिताजी ने अच्छे संस्कार दिए और कहा कुछ ज़िंदगी में अच्छा करके दिखाना, और वाकई में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है, फाइनेंशियल रूप से लोगों को इंश्योर किया है। जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कहे या टर्म इंश्योरेंस कहे, और बहुत सारे सेक्टर में इंश्योरेंस सेक्टर में इन्होंने महारत हासिल किया है। 12 बार एमडीआरटी किया है इन्होंने। बीएससी, बीईडी, एमबीए, क्यूपी, सीएफजीपी, एएफजीपी किया है और बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है। तो ऐसे शानदार व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करते हैं और इनका फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो में मैं स्वागत करता हूँ। तो नमस्कार सर जी। प्रदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो में। और ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है और बहुत खुशी हो रही है आपका स्वागत करते हुए कि आपने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है। 30 साल का गहरा एक्सपीरियंस, वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में, और 12 बार एमडीआरटी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। तो ये सब अचीवमेंट्स और आपका मतलब शुरुआती दौर कैसा रहा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बताने में तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कम समय में कैसे होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो हर एक इंसान के ज़िंदगी का एक 20 से लेके 30 साल की उम्र में एक स्ट्रगलिंग मोड रहता है। अब वो स्ट्रगलिंग मोड हम सब ने देखा है वैसे, और जब हम करते हैं तब हमें कुछ लगता नहीं, लेकिन जब कुछ हम पाते तब हमेशा लोग बोलते कि प्रदीप आपने है ना जीरो से स्टार्ट करके बहुत आगे तक चले गए। तो मैं जब कॉलेज जैसे ये किया तो मेरी उम्र के 18वें साल से मैंने लर्निंग और अर्निंग का स्टार्ट किया। क्या बात है। तो लर्निंग और अर्निंग कैसे करें, तो उस टाइम पे जो समझ में आया उसमें एक अच्छे इंसान ज़िंदगी में आए, दिवाकर सोनवणे करके। उन्होंने कुछ नया नया क्लासेस शुरू किया था। तो होता क्या, नए क्लासेस है तो नए इंसानों को मौका मिलता है। तो मैंने उनके पास जाके ऐसे ही पूछा तो उन्होंने मेरे को मौका दे दिया। क्या बात है। तो मौका दे दिया तो पहले का पर्पज़ क्या रहता है भाई, 2 पैसा मिलेगा, कॉलेज की फ़ीस निकलेगी, कैंटीन का चाय पानी का खर्चा निकलेगा, किताबें मिलेगी, ऐसा सोच के तो वहाँ पे जाके मैंने शुरू किया। और उसको और अच्छी तरह से बताने का ये है कि मेरे दिमाग में वो इस तरह बैठ गया था कि हमारे पास कुल मिला के है ना 1 महीने में 4-5 बच्चे आए, और उसमें सिखाने के लिए मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आगे मेरा नाम हो गया, प्रदीप सर करके नाम जो हुआ, तो उसका उपयोग, उसका यूज़ मेरे को मेरे फाइनेंस इंडस्ट्री में, ये जो आपने लिखा है ना, ये कोइंसिडेंस भी हो गया कि फ्रीडम वेज है आपका। और मैं हमेशा लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने की कोशिश करता हूँ, उनको फ्रीडम पाने की कोशिश करता हूँ। मतलब पढ़ाई करते करते जी, आपने जी, बच्चों को एजुकेशन भी हाँ। दिया। और मैंने आपका जो प्रवास देखा जी। कि जीवनचर्या जो आपकी देखी कि बचपन जो था वो गरीबी में गुजरा, बहुत हो, मिडिल अभी क्या, क्लास हाँ, फैमिली, जी। और फिर भी आपने संघर्ष किया, पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया भी, Yes. कॉलेज में पढ़ते भी जी, रहे, जी, और जी। साथ ही साथ आप इंश्योरेंस सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में कैसे आए। वही अभी उसको अगर आगे लेके चलते कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो 4 बच्चों से मेहनत करने के बाद 3 साल के बाद हमारे पास 350 बच्चे हो गए। क्या बात है। और जगह जगह से बच्चे आने लगे, रिजल्ट बहुत अच्छे थे। हम लोग उल्लासनगर में शुरू किया था, तो उल्लासनगर में मैथमेटिक्स में टॉपर बच्चे आने लगे अपने क्लास के। ग्रेट। तो इसके कारण फिर नाम होने लगा। एक्सपीरियंस देखो कैसे आता है, आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ तो वो कुछ करना नहीं चाहते, वो उस मोबाइल की दुनिया से ही करना चाहते। जो नहीं करना चाहते वो कुछ नहीं कर रहे, और करने वाले बहुत कुछ अच्छी तरह से ऑनलाइन भी कर रहे। एक्चुअली क्या होता है, मैंने भी देखा है कि आज का जो जीवन अगर देखे
तो बच्चों को इजीली मोबाइल अवेलेबल है, यस यस माँ बाप ने पूरा आज़ादी दे रखा है। जी। लेकिन हमारा जो दौर था, हाँ मैं भी 76 से Correct. बिलोंग करता हूँ, करेक्ट तो वो जो दौर था 90 का दौर, जब पढ़ाई का तो संघर्ष का दौर था, हम लोग पढ़ते थे। मतलब अगर देखा जाए तो बीएसटी के और खंबे के दूसरी उधर बात, पढ़ते हाँ, थे डिस्ट्रैक्शन के लिए कम चांस था और डिस्ट्रैक्शन नहीं था। लेकिन आज ये कम्युनिकेशन बढ़ गया है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है। करेक्ट और बच्चे जो है, हमारे टाइम पे कुछ फैसिलिटी नहीं थी, जी। लेकिन फिर भी हमने संघर्ष करके, आप जैसे कई मैंने वही उदाहरण कहा है। ना कि ये होता है ना कि आदमी जब नहीं मिलता है तो कुछ पाने के हिसाब से स्ट्रगल करता है और मिलता है, फिर स्ट्रगल करने वाले को मिलेगा। जिनको इजीली मिल जाता है, जी, जैसे जी। एक मछली है, जी जी उसको जल की कीमत नहीं होती, लेकिन जैसे उसको जल से बाहर निकाले तो उसको Correct, पहली correct. याद जल की जी आती है। जी जी तो बराबर। उसी तरह आज Correct. जो फैसिलिटी दी गई है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, वो और समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कि एग्जैक्टली ये अपने माता पिताओं ने हमारे लिए फैसिलिटी दी थी, तो उसका उन्होंने बहुत जगह पे, मतलब तो आज- काफ़ी बच्चे मेरे पास एजुकेशन इंडस्ट्री में होने के कारण मैंने लगभग 2014 तक एजुकेशन इंडस्ट्री से के साथ काम करके फाइनेंस में भी काम किया। तो आप एक उदाहरण हो। मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि प्रदीप चौधरी जी एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की, पढ़ते पढ़ते बच्चों को भी पढ़ाया और एक ऐसे सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने 4 बच्चे से 350 बच्चे तक का रिकॉर्ड कर दिया। और इन्होंने इतना शानदार आज मैसेज दिया है कि आज के बच्चों को जो ये ऑनलाइन जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप जो है सोशल मीडिया को सदुपयोग कीजिए, उसका अच्छा एडवांटेज लीजिए, लेकिन उस सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा अगर उसके एडिक्शन में जाओगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी, आपकी अधोगति होगी। तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया। जी। और आगे बताइए सर आप। तो इसमें क्या हो गया, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि इस इंडस्ट्री में मुझे मान सम्मान मिला है, लोग बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो इसी फील्ड को हम आगे चलते और करियर बनाते, इसलिए फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया। वाह। तो बीएड शुरू हो गया। बीएड करते करते एक दिन कॉलेज के गेट से बाहर निकला तो मेरे कॉलेज का दोस्त बीच में से रास्ते में से जा रहा था, तो उसने लिफ्ट दे दी। अच्छा। तो लिफ्ट दे दी तो बात चली, तो वो एलआईसी का डेवलपमेंट ऑफिसर था। अच्छा। तो बट नेचुरल उसने एलआईसी के बारे में एक्सप्लेन किया। ये बात 1995 की थी। वाह। एक्सप्लेन किया, फिर एक्सप्लेन करने के बाद मेरा नेचर था कि भाई मैं पहले पढ़ूंगा कि ये क्या है, अदरवाइज हर कोई आदमी कहीं ना कहीं एंट्री करता है, फिर उससे बाहर निकल जाता है और अधूरापन रहता है। बराबर। तो एंट्री करने के पहले मैंने सब कुछ पढ़ने की कोशिश की। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो प्रदीप चौधरी जी ने तय किया, क्योंकि हमारे लाइफ में जो लाइफ इंश्योरेंस है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी देता है, सेविंग्स देता है, और सबसे बड़ी बात हमारी फैमिली को ये एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ होता है। और इन्होंने जो कहा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, आप किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में जाइए तो उसका पहले नॉलेज होना चाहिए। सर ने बहुत ही बढ़िया बात की कि उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर क्या है उसको समझा, उसको पढ़ा, जाना कि प्रोडक्ट। और मेरे को सबसे अच्छी बात प्रदीप सर की ये लगती है, क्योंकि इनकी एक एक्सपर्टीज़ है, ये प्रोडक्ट बेचने को प्रोडक्ट बेचते नहीं है, ये प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, इंसान की क्या नीड है उसको समझते हैं, उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं, उनका एक्सपेंसेस क्या है, उनका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या है, उनके बच्चों का फीस का क्या है, उनका पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद ये फिर उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को देते हैं। यानी ये प्रोडक्ट बेचते नहीं है, ये प्रोडक्ट को ऐसी नीड बना देते हैं कस्टमर की कि कस्टमर को प्रोडक्ट लेना है। और इसकी अचीवमेंट है 12 बार MDRT। जी, वही मतलब बहुत बार मेरे क्लाइंट मेरे सामने आते हैं और उनको प्रैक्टिस रहता है, बाहर का जो प्रैक्टिस है मार्केट में, तो बोले दिखाओ आपका प्रोडक्ट क्या है। तो मेरे क्लाइंट जो रेफ़र करते हैं वो बोलते हैं भैया वो चीज़ इधर नहीं है कि सीधा आके आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा कि ये ले लो, पहले आपके साथ एनालिसिस होगा, कस्टमर का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग निकालते हैं। पहले एनालिसिस करेंगे कि लैक कहाँ पे, उनको क्या ज़रूरत है, उनको इंश्योरेंस के कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और उस प्रोडक्ट को लेके उनको चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत बार मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि मैं आपके अच्छे के लिए बात करूँ कि आपको अच्छा लगे इसलिए बात क्या करूं। बात है, तो ये मेरे कुछ डायलॉग्स होते हैं ना, तो उनको समझ में आ जाता है कि इधर कुछ तो अलग होगा। और मैं कुछ अलग नहीं करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बेसिक स्टेप्स है ना, ये अगर इंश्योरेंस एजेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी हमारे कलीग्स है, उन्होंने ये स्टेप अगर उठाई तो उनको बिना स्ट्रेस का और स्मूथ फ्लो मिलेगा, इजीली उनको परफॉर्मेंस मिलेगा, इजीली उनको सेल्स मिलेगा। क्लाइंट का ट्रस्ट
क्रिएट हो जाता है कि अरे हाँ भाई ये बंदा अपने को कुछ बता नहीं रहा है, पहले प्रोडक्ट जब टाइम आएगा तब प्रोडक्ट बताएगा, फिर प्रोडक्ट में भी मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, और फिर जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद इसके निगेटिव पॉइंट्स ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है, लेकिन आपके ज़िंदगी में इसके पॉजिटिव पॉइंट ये काम करेंगे और निगेटिव पॉइंट आपको लिमिटेशन लाएंगे। तो आप ये चेक करो, आप अगर हाँ बोलते हैं और मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट ठीक है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये जब बताएंगे तो सब ऐसा ट्रांसपेरेंसी लगने लगता है, तो सामने वाले नहीं, का मुझे आपका ये अंदाज बहुत पसंद आया कि आप जो है कस्टमर को पहले उनकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड और लेने के होना बाद चाहिए, उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग, उनका एक्सपेंसेस, उनका बच्चों का एजुकेशन, उनका माता पिता का, उनका हेल्थ का, मतलब करेक्ट। 3 इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप तो एक सोचिए ना कि मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब बाहर मार्केट में प्लान सेल होते हैं और मेरे पास आते हैं और मैं एनालिसिस करता हूँ, तो आपका एक घर का एक बच्चा जो है वो समझो 5 साल का है, और हमको मालूम है कि उसको 13 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा, और 18 साल में एक ऐसा सेट चेंज होता है कि जिधर बच्चों को ज़्यादा पैसे लगने की ज़रूरत है एजुकेशन के लिए, क्योंकि वो 12वीं क्रॉस होते हैं। बराबर। और हम अगर एज़ यूजुअल ज़्यादा ना पढ़ते हुए, हाँ ज़्यादा ना पढ़ते हुए उसको अगर 25 साल की पॉलिसी दे देते, क्या बात, तो लड़का कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, और ज़रूरत कभी थी उसको बराबर 18वें साल में, 19वें साल में, 20वें ये साल सब में। तो फाइनेंशियल ये सिंपल है, इसमें प्लानिंग का वर्ड लाने की भी जरूरत नहीं है। सोचते हमेशा नेगेटिव ये करके आते कि भाई अभी कहीं हम फंस तो नहीं रहे, कहीं एक इनसिक्योरिटी फील मैंने देखी है, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप आप उठाते हो और उनको जब हैप्पीनेस आता है, तो मतलब कस्टमर की जो ज़रूरत है वो हिसाब से अगर आप उनको प्रोडक्ट दोगे तो सिंपल है 101% वो प्रोडक्ट लेगा जी, उसकी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर जी। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई तो बेचने आया है, करेक्ट, उसको लगेगा कि ये मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके करेक्ट। मेरे लिए ये प्रोडक्ट लेके आए। और ये तो हुआ सिर्फ इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड में भी ऐसी कई बातें होती है, फिर म्यूचुअल फंड का हम आगे चलते बात करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा सर कि मैंने मेरे जीवन में देखा है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर से है, तो मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, प्रदीप चौधरी जी इंश्योरेंस सेक्टर में 30 साल से है, म्यूचुअल फंड और बहुत सारी जो उनकी उपलब्धि है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत सारी इनकी उपलब्धि है। लेकिन हर इंसान को एक बात समझनी चाहिए कि पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और मेडिक्लेम, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस विषय में आप थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? जी, मतलब ऐसा है ना कि लोगों को LIC या LIC की जगह ये मैंने उससे शुरू किया था, इसके लिए वर्ड आ रहा है, अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम, इसमें है ना लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इंश्योरेंस ना बोले, एक्चुअली ये एक रिस्क ट्रांसफ़र का टूल है। यस, यानी जब कोई इंश्योरेंस लेता है, लाइफ की बोलो या हेल्थ की बोलो, तो अपने लाइफ की रिस्क वो कंपनी पे ट्रांसफ़र कर। यस, फिर अचानक किसी के मन में आएगा कुछ नहीं होता है, फिर हमको क्लेम नहीं मिलता है। आपने अगर सही जानकारी दी है तो कंपनी भी क्लेम देती है। यस, मतलब अपना मेरे जो क्लेम्स अटके हुए हैं, तो मैं जब अटकता है क्लेम तो बोलता हूँ आपने मेरे से कुछ झूठ बोला है क्या, अभी भी बता दो। अच्छा, और पॉलिसी लेने के पहले भी बताता हूँ, झूठ रहेगा तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा और मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। अब उसमें बहुत सारी बातें, लोग क्या सोचते हैं, अभी एक क्लाइंट है ना मेरा, तो सर आप मेडिक्लेम करते हो क्या, तो आपको तो पता है कि अंडर मतलब सिंगल विंडो सर्विस है कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, यहाँ तक कि विल तक सब कुछ है। वाओ। और विल का जो काम है या विल का जो क्या बोले इम्पोर्टेंस है, वो समझता नहीं यहाँ पे लोगों को, और इसीलिए लोगों को बहुत बार लगता है विल भी बनाते हैं। जी 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 जी। तो मतलब उस हर चीज़ का ट्रेनिंग लिया हुआ है, हर चीज़ का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। वाओ, ग्रेट। ऐसे ही बोल बोल के नहीं होता है, लेकिन विल नहीं होती है ना, तो बहुत सारे लोग नहीं, अपने पास कहाँ प्रॉपर्टी है, 10-20 लाख का क्या होता है, लेकिन 10-20 लाख में ज़्यादा झगड़े होते हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए इस गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं होता है। नहीं, ये आपने एक अच्छा विषय किया कि इंश्योरेंस में अभी तो अवेयरनेस बहुत सारा आ चुका है, लेकिन ये जो विल बनाने का है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि हमारे जाने के बाद बच्चों में जो खींचातानी होती है, जो मन मुटाव होता है, तो पहले से ही अगर ट्रांसपेरेंसी हो, अगर विल के लिए भी आपको कुछ सलाह मशवरा चाहिए तो प्रदीप चौधरी जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक अलग विषय हमको मिला, ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। हाँ, तो मेरी बात थी कि इंश्योरेंस पे, तो आप ये पहले समझो कि कोई भी पर्सनल फाइनेंस का एक्सपर्ट, कोई भी जो एक्सपर्ट है,
वो हमेशा बोलेगा कि पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर बाद में लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में आप ट्रेडिशनल प्लान लेते हो, एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन एवरी कॉइन हैज़ ए टू साइड। तो बहुत बार लोगों को बाहर क्या लगता है कि LIC का ये प्लान क्यों दिया, लेकिन कितने लोगों को टर्म इंश्योरेंस पाने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वही नहीं होती है। यस, उसमें एलिजिबिलिटी आपका इनकम प्रूफ की ज़रूरत है, आपके हेल्थ की ज़रूरत है। सिर्फ ये अगर हमने कहीं देख लिया कि 500 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस, तो वो तो एडवर्टाइज़ है। लेकिन आप अंदर तक जाओगे तब पता चलेगा कि किस चीज़ का टर्म इंश्योरेंस का कैसा खेल है। लेकिन आपकी इनकम वहाँ पे काउंट की जाती है, हेल्थ काउंट की जाती तो है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग होने के सिवा टर्म इंश्योरेंस आगे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं जाती। लेकिन ये बेसिक है, फिर वो मिलता है तो लीजिए, नहीं तो कोई ना कोई तो लीजिए। तो हम लोग है ना हंसी मजाक में अभी बोलते हैं कि 19 यानी हम लोगों को 79 से म्यूचुअल फंड तो था, लेकिन हमने पैसा नहीं कमाया था। रीज़न क्या था? लैक ऑफ नॉलेज। हमको बताने वाला कोई नहीं था, हमको पढ़ने के लिए उतना मटेरियल नहीं था, जानकारी नहीं था, यानी लैक ऑफ नॉलेज था। इसके लिए हम पैसा बना नहीं पाए थे। अभी बना रहे हैं, और अभी का जो जनरेशन है ना वो भी पैसा नहीं बनाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? हमने नहीं बनाया था और अभी इतना जानकारी, तो अभी क्यों नहीं बनाएंगे? एक्सेस ऑफ नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज। एक्सेस ऑफ नॉलेज मतलब उनको ये इंस्टा क्या बोलता है, ये इंस्टा क्या बोलता है, हर एक पे वो कंफ्यूज होते रहते। और इतना एक्सेस नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस फील्ड में, यानी मैं मेरे फील्ड के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ। आपको अगर मेरे इंस्टा का भी नाम जो है सिंपल मनी रखा है मैंने। सिंपल मनी से क्या, आप सिंपल स्टेप करो ना, आप आगे बढ़ोगे। कॉम्प्लिकेटेड स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पॉलिसी क्षेत्र में भी मैंने देखा, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय भी देखा कि मेरे बहन का जो है रिलेशन में कोई है और पॉलिसी ले लिया, लेकिन पॉलिसी का जो नॉलेज है, प्रोडक्ट क्या है, वो कुछ नहीं देखते, सिर्फ पॉलिसी ले लो, आपको टैक्स में रेबिट मिलेगा, पॉलिसी ले लो। तो ये आज आपने मेरी जो भी डिग्री यहाँ देखी, तो मैंने हर जगह मैंने पैसा पे किया होगा, ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन लिया। जो मेरे पीछे भी मेरी डिग्री देख के कोई गूगल में करेगा, उसको सर्च करेगा तो मिलेगी ना डिग्री, है ना। ये जो बातें होती है, तो वैसे आप लोगों के साथ एक सारथी होना चाहिए। सारथी फील्ड कोई भी हो, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, कुछ भी हो, लेकिन वेल्दी पीपल बन। जैसे मेरी फर्म का नाम है मनी रूट्स, तो मनी रूट्स नाम भी मैंने क्यों रखा है कि मैंने देखा टीचिंग फील्ड से लेके सब जगह पे अपना फाउंडेशन ही खराब है। सही बात है। हमारी बिल्डिंग तो 35 फ्लोर की, 100 फ्लोर की बनेगी, लेकिन फाउंडेशन किधर है? अगर मजबूत फाउंडेशन नहीं होगा तो नहीं। वो कहते हैं ना, अगर अच्छे फ्रूट्स चाहिए तो रूट अच्छी होनी चाहिए। सिंपल वही मेरा काम है कि आपको अगर फ्रूट्स अच्छे चाहिए तो आपके रूट्स अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैंने मेरा टैगलाइन भी लिखा है, फाउंडेशन फॉर वेल्दी लाइफ। क्या बात है। और रिचनेस और वेल्थ में बहुत फ़र्क है, वेल्दी पर्सन और रिच पर्सन में बहुत फ़र्क है। तो लेकिन लोगों के लिए आज का एक संदेश है कि आप है ना हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अच्छा, आप म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, ये दोनों को किस तरह देखते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। थोड़ी सी शुरुआत तो मेरी हो गई लगभग, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल पिरामिड भी देखोगे तो फाइनेंशियल पिरामिड का जो बेस है ना, उसमें इंश्योरेंस ही होता है। इंश्योरेंस मस्ट है। अच्छे एक्सपर्ट है ना लोग, अगर समझो कोई एक्सपर्ट बंदा है और सिर्फ म्यूचुअल फंड करता है, ऐसा समझो। अच्छा। अभी मेरा 360 डिग्री है, मेरे पास सब प्रोडक्ट है, अंडर वन रूफ चाहिए मेरे क्लाइंट को। लेकिन कोई बंदा अगर म्यूचुअल फंड का करता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और अगर वो सिर्फ म्यूचुअल फंड पे भी फोकस है, तो मार्केट में जो एक्सपर्ट है वो लोग क्या बोलते हैं, आपका मेरे पास आने के पहले, मैंने खुद सुना है किस चीज़ में कि मेरे पास आने के पहले आप है ना लाइफ इंश्योरेंस करके आओ, आप है ना हेल्थ इंश्योरेंस करके आओ, और हो सके तो एक PPF का अकाउंट खोल के आओ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये उस ज़माने की बात है जब मैं 95 से काम कर रहा हूँ। तो अभी है ना वो क्रेज़ थोड़ी कम हो रही समय के साथ। मैं तो सीधा बोलता हूँ मार्केटिंग के साथ क्रेज़ कम हो रही, लेकिन म्यूचुअल फंड भी अपनी जगह होना चाहिए। और इसको फिर मैंने मेरे स्टाइल से क्या बोला है, LIC अगर प्रॉपर मेंटोर के साथ लेते हैं और आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कवर करते हो, तो आपको LIC वर्ड क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है। मुझे लाइफ इंश्योरेंस कहना है, लेकिन मेरी कंपनी LIC है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आज बहुत सारी कंपनियां हैं, और सभी जैसे बैंक जो है वो RBI की गाइडलाइन से चलती है, तो वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर जो है
वो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से चलती है। तो आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, ऐसा नहीं है सर। मैं वही LIC क्यों नहीं बता रहे हैं? जैसे है ना सिनोनिमस नेम रहते हैं ना, पानी का क्या बिस्लरी है बिस्लेरी ना, हो गया। जैसे अपन बोलते हैं कोडैक, है ना, तो वैसे LIC एक सिनोनिमस नेम है। Name है। अदरवाइज मेरे पास भी लाइफ इंश्योरेंस किसको क्या जरूरत पड़े उसके लिए मल्टी कंपनीज है। यस सर। यानी इंश्योरेंस का मैं सिर्फ LIC का काम अभी नहीं करता हूँ, मेरे पास ICICI है, HDFC है, टाटा है, क्योंकि मेरे को अलाउड है ना अभी, Yes, तो sir. मैं वैसे करता हूँ। कौन ज़्यादा देता है वो देखने जाओगे तो इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो ज़्यादा है ना, सच बात में बोलूँ तो हमारा अगर कुछ अनसर्टेनिटी हुआ तो ज़्यादा मिलना चाहिए, सही बात है। ठीक है ना, लेकिन वो लोग नहीं देखते, इसके लिए बेचने वालों को भी उस तरह से बेचना पड़ता है। नहीं, कभी किसी की कभी गलती लालच में लोग आ जाते हैं, हाँ, प्रलोभन में। हाँ, और हाँ। मैंने यहाँ तक देखा है प्रदीप चौधरी जी कि कई लोग जो है वो गलत भी दिखा देते हैं कि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, लालच प्रलोभन भी दे देते हैं, जैसे मैंने इसके बताया। लिए फिर से मेरा वर्ड है, इंसान जहाँ पे भी आज तक फंसा है दो ही बातों से फंसा है, प्रलोभन, मतलब वही ना, ग्रीड बोलते हैं वो, और फियर, Fear. है ना, कि प्रलोभन कहीं मिल गया तो अटक जाता है। कितनी आजकल जो है ना इंस्टेंट मनी के लिए, बीच में कोई ये दादर में हमने एक बार देखा था, कोई मनी स्कीम था गोल्ड का, 15 दिन में या दो महीने में डबल लोगों का 1000 करोड़ लेके तो गायब हो। एक्चुअली क्या होता है पता है कि कई लोग है ना लालच में आ जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस में भी देखिए, इंश्योरेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिक्योर भी करती है, आपको बचत भी देती है, आपकी फैमिली के लिए भी सही है। लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है वो यूलिप प्लान में लोगों को ज़्यादा कमिटमेंट दे देते हैं कि इतना 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 मिलेगा, ख्याली पुलाव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देते हैं। और फिर कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि 3 साल रेगुलर आपको यूलिप में पैसा भरना पड़ेगा, और बीच में ही उनकी पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है। तो और ये रूल्स चेंज होते रहते, तो ये चेंज होते हुए रूल मुझे भी मालूम चाहिए, मुझे होने चाहिए मालूम, और बाद में अपने कस्टमर को भी बतानी चाहिए। एक बार पॉलिसी लेने के बाद उसके रूल्स वही रहते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हमको बार बार बताना है। तो यूलिप ये प्रोडक्ट कोई ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसमें इंश्योरेंस भी होगा और आपका पैसा भी ग्रो होगा, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लगता है। तो अगर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आपका ग्रोथ भी कई टाइम्स बड़ा हो सकता है। जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें ये फंड लेने की भी सुविधा है, ये फंड जैसे डेट फंड ले सकते हैं, कंजर्वेटिव में जा सकते हो, हाइब्रिड फंड ले सकते हो, सब बहुत कुछ है, टैक्स फ्री मनी भी मिलेगा। यानी मैं जब बात करता हूँ तो कि म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा किसी प्रोडक्ट की तरफ है ना दिल नहीं होता है कि ये बेचना है मेरे को, नहीं, सामने वाले की जरूरत क्या है। अभी समझो मेरी फेवरेट गोली जो है वो पैरासीटामोल है, और आपको जरूरत दूसरे गोली की है, और मैं बोलूँ पैरासीटामोल ही अच्छी है, तो कैसा रहेगा, नहीं, है ना। तो हर एक पेशेंट को अपना अपना दवाई अलग अलग लगता है। अब हम लोग तो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आता है ना कि भाई ये हुआ तो कौन सी गोली दी जाती है, लेकिन आप लोगों को कहाँ पता, नाम अलग अलग होते लेकिन काम भी तो अलग अलग होते हैं ना। नहीं, सही बात बता रहे हैं आप, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में एंडोमेंट प्लान भी होता है, जो एक बेसिक प्लान होता है जिसमें आपको 10 to 20 टाइम्स सम एश्योर्ड आपको दिया जाता है, और गारंटेड आपको वहाँ पे रिटर्न मिलता है, और सिक्योरिटी होती है। तो एंडोमेंट के साथ साथ ही एक यूलिप प्लान होता है जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपको रिटर्न्स ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है उसकी आपको समझना है कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है। अगर आप यूलिप भी लेते हैं तो आप में पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस लगेगा, पेशेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस होने चाहिए। और सबसे पहले तो आप सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना रिस्क उठा रहे हो वो देखना चाहिए। उसमें वो मिथ आ जाता है, लोग बोलते हैं जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। मेरे जैसा बंदा नहीं मानता है, रिस्क लेंगे, रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पैसे डूबते क्यों है, बिना सोचे समझे लिया है। वो कहते हैं ना प्रदीप चौधरी जी कि इंस्टेंट इज नेवर कंस्टेंट, जो फटाफट मिलता है वो कभी टिकता नहीं है। क्योंकि आपने अभी बताया कि यहाँ दादर में ये कोई तो कंपनी थी, नाम याद नहीं, जो डबल पैसा कर रही थी, गोल्ड दे रही थी, डायमंड, मोजोनेट दे रही थी, और कई लोग प्रलोभन में फंस गए। लोन लेके लोगों ने पैसा भरा, लोगों ने घर बेच दिए, दुकानें बेच दी। और मैं तो दादर में ही बैठ रहा हूँ, तो मेरे नजरों के सामने ही है ये हुआ है हादसा। तो लोग प्रलोभन में फंस जाते। सबसे बड़ी बात है ना कि आज हम बात कर रहे हैं, इस बात को देख के बहुत सारे लोग जिन्होंने वो उसमें फंसे नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन वो जो ट्रैप है ना, उसमें हर एक बंदा एक न दिन कभी न कभी आता है। अभी मेरा एक क्लाइंट था,
वो एमएससीबी से रिटायर हुए, उनको एक लिमिटेड पैसा मिला, उस लिमिटेड पैसे में से मैंने कुछ उनका म्यूचुअल फंड के लिया, बेटी की शादियों के लिए रखा पैसा, फिर कुछ कंपलसरी जानबूझ के एलआईसी के पेंशन प्लान में डाला। तो उन्होंने मेरे को पैसा पूरा बताया नहीं था, और बाद में 8-10 महीने के बाद पता चला कि मेरे को ना बताते हुए उन्होंने एक जगह 10 लाख रुपया डाला था, क्योंकि उधर ज़्यादा पैसा मिल रहा था, और वो कंपनी भाग गई और लगभग 500 या 600 करोड़ का स्कैम करके। फिर बंदा बोलता है मैं अभी शायद कांदा बटाटा बेचूंगा, क्या मतलब हुआ? तो ये है ना आजकल का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब आदमी रिटायर होता है और रिटायरमेंट का पैसा आता है, तो बहुत बार हम लोग सैलरीड लोग रहते हैं ना, तो इकट्ठा पैसा कैसे मैनेज करने का पता नहीं रहता है। और मुझे हंसी आती है कि रिटायरमेंट के बाद, जैसे मैंने पहले बचपन में सुना होता था कि पैसा आने के बाद आदमी को अकल आ जाती है, तो ये अकल गलत तरीके से आती है, क्योंकि मैंने देखा है रिटायर्ड होता है और आदमी का पैसा आता है, तभी उसको लगता है इसको तो मैं यूँ मैनेज कर सकता हूँ। तो ये जो बातें हैं, तो मेरा एक मैसेज है कि जो लोग रिटायर्ड होते हैं ना, उन्होंने अपने सही तरीके से एक्सपर्ट, फील्ड के एक्सपर्ट, हर एक को एक्सपर्ट मत समझिए, हाँ समझिए मत, पहले जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आपका पैसा जाता है। तो सही मेंटोर चुनिए, सही सारथी चुनिए। आपका पैसा सबसे पहले तो संभलना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए, फिर अपनी ज़िंदगी पर यूज़ करना चाहिए, फिर अपने बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। सही बात। इसमें सब बातें आ गई, देखो कि हमने कमाया, एक्यूमुलेशन किया है ना, फिर उसको यूज़ किया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, यानी पैसा यूज़ भी किया, और हमने किसी को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी यूज़ किया, और उसके बाद आखिर में वो एक्यूमुलेटेड पैसा जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद वो ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। तो ये सही तरह से सही तरीके होते हैं, सब दिए हुए हैं, लेकिन हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो अधूरा ज्ञान हो जाता है। अगर हम अभिमन्यु बनते तो एंड क्या होता है? सही बात है ना। ये ज़िंदगी को हम अभिमन्यु, उसको हम चक्रव्यूह ही बोलते हैं ना, अपनी हर एक की ज़िंदगी को, और उस चक्रव्यूह में हमारे पास कोई कृष्ण भगवान नहीं होते। जैसे अर्जुन के पास कृष्ण भगवान जो थे वो उनके सारथी थे जी, जिन्होंने उनको सही रास्ता दिखाया, तो वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी या फाइनेंस सेक्टर में भी आपको एक अच्छा सारथी मिलना चाहिए जो आपका सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करे। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर या म्यूचुअल फंड सेक्टर ऐसा है, जैसे बैंक आपको एक सर्टन इंटरेस्ट देता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, मतलब आपका हेल्थ का सिक्योरिटी नहीं दे सकता, या अगर आपको कुछ हो जाए तो वो आपका एफडी का आपको इंटरेस्ट ही मिलने वाला है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको 100 टाइम्स सम एश्योर्ड मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है, पार्शियल विड्रॉल आप पैसा निकाल सकते हो, एक फैसिलिटी है, या आप जो पैसा निवेश करते हो उससे ही आप अपना बहुत सारी चीज़ें जो है बिज़नेस को डेवलप कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में आपको मिलती है, जो बैंक के एफडी में नहीं मिलती है सिक्योरिटी, अब अपनी हेल्थ की या मेडिक्लेम में जो अपने को सिक्योरिटी मिलती है। मेडिक्लेम भी अगर आप देखें तो आप जो पैसा डाल रहे हो उस पैसे से आपको पूरा आपकी फैमिली को आप सिक्योर कर रहे हैं। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तब लाखों रुपए के बिल्स आते हैं और उनका मेडिक्लेम भी नहीं होता। कई सारे पढ़े लिखे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पढ़े लिखे तो है लेकिन उन्होंने अपना इंश्योरेंस भी नहीं करवाया, मेडिक्लेम नहीं करवाया, टर्म इंश्योरेंस भी नहीं कराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मेरे पास अभी लेटेस्ट की जो फिगर है उसमें मेरे कई पॉलिसीज़, मतलब हर साल पॉलिसीज़ 200 पौने 300 पॉलिसीज़ मैच्योर्ड हो रही है, क्या बात है ना। फिर भी आज मेरे पास लेटेस्ट फिगर मैंने देखी तो 5342 पॉलिसीज़ अभी भी मेरी चलती है। वाह, ठीक है। तो मुझे ये नहीं बताना है कि क्या काम किया, मुझे ये बताना है कि इसमें मैं, ये तो मैंने एलआईसी की बात की, लाइफ इंश्योरेंस की बात की। एक दिन मेरे को एक क्लाइंट का फ़ोन आया, सर आप मेडिक्लेम करते हो क्या? मतलब आपको तो पता होना चाहिए, मेरे पास सब है। तो बोले नहीं सर, मेरे को ना वो मेरे भाई का करने का था। तो मैं बोला हाँ हाँ करेंगे अपन। तो मैंने एक जेन्युइन अपना जो हमेशा का एक्सपीरियंस है तो अभी तक क्यों नहीं किया था। तो उनका एक्सपीरियंस हम सबके लिए सीख है कि सर वो किया था मेडिक्लेम, लेकिन जनरली क्या होता है अपने एज के स्लैब्स होते हैं, 18 से 35, 36 से 45 और 46 से। तो जनरली हमारा एक्सपीरियंस है ना 46 एज में ना थोड़ा प्रीमियम जंप करता है। यस। तो उन्होंने बोला 45 तक इन्होंने मेडिक्लेम रखा और 46 में जंप हुआ, और इनकी थॉट प्रोसेस ये थी कि मला तो कहीं होत नहीं है तो जाने तो प्रीमियम नहीं भरते हैं।
और प्रीमियम नहीं भरा और उसी साल हार्ट अटैक आया। अरे बाप रे। और ऊपर से बंदा मेरे को बोलता है अभी मेरा भाई हॉस्पिटल में है सर, और अभी मेडिक्लेम। तो ये लॉजिकली सोचिए ना, कंपनी भी जो है अपने कुछ पैरामीटर्स लेके चलेगी। आप बराबर। बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है और फिर आप मेडिक्लेम निकालोगे, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी चीज़ है ना परफेक्ट नहीं है। सही बात है। आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लोगे, उसके अपने प्लस पॉइंट होंगे, कुछ अपने निगेटिव पॉइंट होंगे कुछ। तो इसके लिए लेने के पहले 10 सवाल पूछो। सही बात है। जांच पड़ताल करो, जांच क्या है। पड़ताल करो, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं। बस इसका प्रीमियम कम है इसके लिए मेडिक्लेम निकालो, या इसका प्रीमियम कम है इसके लिए टर्म इंश्योरेंस निकालो, उसको देखो। नहीं, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि इंश्योरेंस, या ऐसा भी चल रहा है कि म्यूचुअल फंड है तो सही है। तो कई सारे मिथ होते हैं, लेकिन जी। आपको इंश्योरेंस सेक्टर हो या म्यूचुअल फंड हो या एसआईपी हो, आपको प्रलोभन में नहीं आना है। प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा, उसमें क्या आपको बेनिफिट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके लिए वो बेनिफिट है क्या? बेनिफिट तो है, लेकिन मेरे लिए है कि नहीं। इसके लिए अगर हम क्या बोलते हैं, हर्ड मेंटेलिटी, फाइनेंशियल बिहेवियर में हम बात करते कि जनरली पूरा समुदाय रहता है ना, एक बात करता है वही। अभी जैसे किसी ने आया और अपने ऑफिस के कलीग में से एक बोला कि मैंने ये म्यूचुअल फंड लिया, तू भी ले। नहीं होना चाहिए। अरे भाई, उसकी और आपकी इनकम सेम होने के साथ भी आपका एज सेम है क्या, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है क्या, सही ये बात। कौन देखेगा? एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले रहे हो तो वो लाइबिलिटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपका लोन चालू हो गया, इंटरेस्ट चालू हो गया। उससे अच्छा अगर आप रेंट पे भी रहते हो तो जो मकान मालिक है उसकी जिम्मेदारी है कि मकान की मरम्मत करना, उसका मेंटेनेंस भरना। लेकिन कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, लोन तो ले लेते हैं, लेकिन आज जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो आज मुंबई में ऐसी परिस्थिति है कि बहुत सारे फ्लैट्स जो है वो आप वैकेंट देख रहे हो। और कहीं ना कहीं जो आज रेसेशन की हालात इंडिया और वर्ल्ड वाइड दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अगर फ्लैट लेना है तो वो भी सोचना पड़ेगा कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है। ये ऐसे ही हो रहा है ना कि मैंने ले लिया तो मैं बोलता चल तू भी ले ले। अरे भाई, मेरी ईएमआई की कैपेसिटी क्या है, इनकी ईएमआई की, इनके घर में अगर माता पिता है तो उनका हेल्थ का इशू अगर होता है तो वो लाइबिलिटीज़ है। ये तो वो बिना देखे मत कीजिए। और रियल इस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन आप एवरेज तो देखिए कि रियल इस्टेट के एवरेज का रिटर्न क्या है। एक्चुअली क्या होता है प्रदीप चौधरी जी, हम जो मिडिल क्लास या आम जो लोग हैं उनको बचपन से सिखाया जाता है कि ये आपको नौकरी करनी है, नौकरी का एक माइंडसेट होता है। और फिर क्या होता है कि भाई तू अच्छी सी नौकरी कर, नौकरी के बाद शादी कर और एक घर ले। घर लेना अच्छी बात है, लेकिन घर लेने के लिए 80% रकम अपनी खुद की होनी चाहिए और 20%, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी कई लोगों को देखा है कि वो घर तो ले लेते लेकिन फिर जिंदगी भर वो काम में उलझे रहते हैं जी। और लोन की ईएमआई पे ईएमआई भरते रहते हैं। और वो जो लोन लिया है 1 करोड़ का, वो 2-2.5 करोड़ हो जाता है। Correct. और 10-15 साल के बाद उस फ्लैट की वैल्यू उतनी भी नहीं होती। जी। होता क्या है, मतलब कितना पैसा अपना होना चाहिए ये भी अलग अलग डिटेल में रेशो है। लेकिन मेरा कहना क्या होता है मालूम है, खुद का घर है ना, आप सोने के दरवाजे बिठाओ, उस पर डायमंड बिठाओ, लेकिन वो खुद यूज कर रहे हो ना। कहीं ना कहीं लोन जो आप ले रहे हैं वो लोन बैंक लेके है। अपना घर सिंपल है और इन्वेस्टमेंट सोच के लोन लेके एक फ्लैट लेते हो और वो रेंट पे देते हो, तो उसका ये रेट जो आईआर बोलते हैं ना, आईआरआर मिलेगा, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आरओआई बोलते, वो 2.5 से 3% है। एक्चुअल प्रिसाइज 2.22% इंडिया का रेट उससे है। अच्छा तो बैंक दे रहा है। तो मैं बोलता हूँ आपको, मेरे पास भी मत आओ, आपने बैंक में रखा, लेकिन बैंक भी है ना इन्फ्लेशन को क्रॉस नहीं कंट्रोल कर नहीं रही कर है। क्रॉस उससे नहीं अच्छा कर है रही तो आप गोल्ड वगैरह कुछ मैं ले वही सकते हैं। नहीं, मतलब अगर आप मुझे पूछना चाहे तो मैं क्या बोलूँगा, गोल्ड भी होना चाहिए, रियल इस्टेट भी होना चाहिए, हाथ में कैश पैसा भी होना चाहिए, स्टॉक्स भी होने चाहिए। मतलब ये आप थाली बनाओ ना। एक फल की टोकरी एक एक बात में ही रख बताइए, दिया हाँ तो वैसा सर, नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर मुझे रोज एकदम, हाँ, रोज मुझे एक सब्जी और एक प्रकार रोटी मिलती है मजा तो नहीं मैं आएगा। कितने दिन खा मजा पाऊंगा, नहीं है आएगा, ना। कंटाल और जाओगे, उब उसी जाओगे। फिर हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से फेस्टिवल्स क्यों होते हैं, हर बार कभी पूरन पोली बनती है, कभी खीर बनती है ना। क्यों चेंजेस लगते हैं?
तो वैसे अपनी ज़िंदगी के पर्सनल फाइनेंस करने के टाइम आपका एसेट एलोकेशन होना ज़रूरी है। लोग क्या कर रहे हैं मैंने देखा, उनके पास लिमिटेड पैसा है, तो वो अगर अच्छे मेंटोरिंग ले, अच्छा कोई मेंटोर चुने और वो कहता है वैसा करे, तो जल्दी फास्ट वो बढ़ सकते हैं ग्रोथ हो आगे। सकता है। लेकिन उनका आज का प्रॉब्लम क्या है, उनके पास लिमिटेड पैसा भी है। कितने क्लाइंट्स में देखता हूँ लिमिटेड पैसा है, लेकिन उनको क्रिप्टो भी लेना है, स्टॉक भी लेना है, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले लेके इधर डालने का, फिर वो 1 साल में निकालने का, फिर इधर डालने का, तो उसमें नहीं, लॉस के सिवा कुछ दिखता नहीं। आजकल का ट्रेंड जो है, हमने देखा, आपने क्रिप्टो का विषय लिया, जी, तो कई लोग क्रिप्टो के फेक इसमें भी फंसे जा रहे हैं। बराबर हर एक चीज़ के ना आगे बहुत कुछ होता है। ये तो सब दिखने का पॉइंट है ना, कि मार्केटिंग के कारण क्या क्या दिख रहा है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि क्रिप्टो खराब है, लेकिन क्या आपके लिए अच्छा है क्या? नहीं, देखिए, जैसे आपके अगर पास लिमिटेड है ना, उसके कुछ लिमिटेशन है, अपने कंट्री के रूल्स है, आपको सब चाहिए, लेकिन इसका मतलब किसी ने सिखाया नहीं है ना कि थाली में से दाल भात या दाल दाल चावल जो है वो निकालो और उसकी जगह दूसरी रोटी डालो। ये नहीं होता है। पूरी कंप्लीट थाली, जिसमें आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, है ना, ये मिनरल्स भी चाहिए, ये सब होने के लिए आपको थाली चाहिए। तो एक साथ नहीं होगा, क्योंकि अब उसका उतना अगर आपकी इनकम नहीं है जो जिससे आप बचा पाओ, बराबर, तो आपकी बचाने वाली इनकम जो होती है, उसमें से अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी एज क्या है, हमारे पास लाइबिलिटीज़ क्या है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ क्या है, हमारे पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ क्या है, हम ये कर सकते हैं क्या? नाही जाऊ दे, घेऊन टाकलं, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे घेऊन टाकलं, कोई लोग बोलते हैं कि वो अच्छा लगा, सस्ते में मिल गया। भाई आपने कैसे डिसाइड किया, आप उस फील्ड के तो हो क्या, पैरामीटर क्या है? कि आपने कैसे डिसाइड किया कि ये सस्ते में मिल गया करके? तो ये जो बातें होती है ना, इसके कारण समाज में वो जो बातें हैं, जो वाकई में ये पॉइंट्स बताने चाहिए, ये नहीं मिल रहे, और हर कोई एक्विजिशन में पड़ा है ना, तो वो तकलीफ हो रही है नहीं, कि लोग लैक ऑफ नॉलेज की जगह एक्सेस नॉलेज में अटक रहे, ये सुनूं कि वो सुनूं कि वो सुनूं, कन्फ्यूजन में अपने मन का कर लेते हैं। प्रदीप चौधरी जी, एक सवाल कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस पॉडकास्ट में। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमने बात किया, म्यूचुअल फंड का भी बात किया, और धीरे धीरे हमारा प्रॉपर्टीज़ के विषय में भी आए, मतलब मल्टीपल ये लेकिन आप पॉडकास्ट। अगर मेरे को सुनते रहोगे ना, तो मैं एक वर्टिकल बाहर निकाल रहा हूँ, है ना, जो मेरे पास है। सिर्फ मैं इंश्योरेंस पर्सन नहीं हूँ। मतलब हाँ, प्रदीप चौधरी जी जो ऐसी शख्सियत है जो फाइनेंशियल सेक्टर से हर चीज़ में वो और वो एक्सपर्ट है। लगेगा, लोगों की ज़रूरत है वो, इसके लिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। नहीं लेते तो क्या होगा? सही बात। फिर क्या होगा कि मेरे को क्लाइंट कुछ पूछना चाहता है, क्या रे वो क्रिप्टो का क्या है? फिर मेरे को नहीं आता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, सही ढंग से जवाब क्या है, सर मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ फिर से, लेकिन नहीं है तो नहीं बताइए, उसके बारे में निगेटिव मत बताइए। इसका मतलब मैं क्रिप्टो करेंसी को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ये नहीं। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। रियल इस्टेट की अच्छाई भी है, रियल इस्टेट के निगेटिव पॉइंट्स भी है, इंश्योरेंस के अच्छे पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, म्यूचुअल फंड के अच्छे पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, बॉन्ड्स भी है। हाँ, मतलब हमारे पास ये सब बातें, एफडी से लेके बॉन्ड से लेके, मैंने बोला ना, विल तक लेके जाके लोगों को रख सकता हूँ मैं। नहीं, बहुत तो अच्छा लगा सर ऐसा। ने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो इनके जो पॉडकास्ट से हमें ये नॉलेज मिल रहा है कि हर जो सेक्टर होता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, तो उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार बैंकिंग चल रहा है। लेकिन आजकल हमने ये भी देखा, कई सारी बैंकिंग में मल्टी स्टेट नाम की पद संस्था भी खुली जाती है। जी। और आपने देखा होगा, बीड़ में एक ज्ञान तारा सोसाइटी जो मल्टी स्टेट पद संस्था थी, उसमें लोगों ने, किसानों ने बहुत सारा पैसा डाला, और पैसा डालने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया। ज्ञान तारा सोसाइटी का पंच संस्था मल्टी स्टेट पद संस्था थी, और सर उसमें कई सारे किसानों ने आत्महत्या की, बीड़ में ये प्रॉब्लम हुई। तो हर चीज़ की सर ने जो बताया, प्रदीप चौधरी जी ने, कि अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके नीति नियम है। और क्रिप्टो की जहाँ बात रही, तो क्रिप्टो भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अगर कुछ मिलता सही है है तो कीजिए। तो उसमें कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नहीं है। या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी है
तो उसमें भी उसके रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन लाई है उस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। करेक्ट। तो बहुत सारे सेक्टर है, लेकिन हर चीज़ में अच्छाई भी है और बुराई भी है। आप उसमें कैसा नॉलेज रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लोगों को ना वो जो फोमो नाम आया है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे हाथ से छूट जाएगा। यानी आपने लिया, आपने तहकीकात नहीं की थी, लेकिन आपने उसमें पैसा डाला, तो आपको क्या लगता है कि अरे प्रदीप सर को क्यों नहीं, मेरा इनको डबल क्यों हो नहीं, गया क्रिप्टो तो में। इसका क्यों नहीं, तू भी डाल, तू भी डाल, तू भी डाल, और कुछ मिलने वाला नहीं रहता है, फिर भी आप होल हार्टली करते हो कि भाई इसका भला हो जाए। लेकिन सिर्फ ये रहता है कि आपने पहले खुद तो कुछ भी नहीं किया है, सर आप मैंने उसमें एक्सपर्ट नहीं हो। ऐसे लोगों को देखा है, क्रिप्टो में आज पैसा डाला और वेबसाइट ही गायब। हाँ है ना, उसके ऊपर वेबसाइट ही गायब। हमारे एमबीए में भी स्पेशल टॉपिक्स थे, क्योंकि नया नया आ रहा है इसके लिए। प्रदीप जी, आपने 12 बार एमडीआरटी किया, एक करियर बनाया, 30 साल का आपका ये जो तजुर्बा है, तो इसमें आपने लोगों को आर्थिक आज़ादी भी दी, सुरक्षितता भी दी। कई सारे जो लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ली, जो आज इस दुनिया में नहीं, तो उनकी फैमिली को एक क्लेम भी मिले, उनका जीवन को आपने सुधारा। तो ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, आजकल की जो पीढ़ी है, मैं देख रहा हूँ सिर्फ ट्रोल करते रहते हैं इंस्टा में या फेसबुक जी, में जी। या यूट्यूब में लगे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें वो अनप्रोडक्टिव जो वक्त गुजारते हैं, उसकी जगह अगर ये इंश्योरेंस सेक्टर या ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें अगर वो आए तो पर्पल चूल पैसिव इनकम वो कमा सकते हैं। क्यों नहीं कमा सकते? लेकिन किसी को भी स्टार्ट करना है ना, किसी को भी मैं तो वेलकम करता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अरे सर आप तो अच्छा कमाते रहेंगे, तो मैं बड़ी शान से बोलता हूँ हाँ अच्छा कमाता हूँ, आइए ना हमारी इंडस्ट्री में। क्योंकि आने के बाद उनको पता चलता है कि हर एक इंडस्ट्री के पॉजिटिव पॉइंट है, वैसे उसमें अच्छा बनने के लिए स्ट्रगल है, और वो स्टडी करना पड़ेगा आपको। और उसमें भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हाँ, है कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, और रिजेक्शन कहाँ नहीं है, देखने जाओगे तो आज हमारे रिश्ते बनते हैं, तो मालूम है ना कि प्रपोजल आया, प्रपोजल गया, क्या हर एक रिश्ता आपको पसंद है फिर भी आपको एक्सेप्ट करता है क्या? सही बात। तो आप ये सोचो ना कि रिजेक्शन है, लेकिन आप रिजेक्शन की कहीं आगे की स्टेप्स है, फिर से वक्त आएगा, मेंटोर चुनो। सही बात। हमने भी मेंटोर किसी को चुना, एक को नहीं चुना, कई लोगों को चुना है ना। लाजरस डायस जैसे सर है, समीर सुरवे जैसे लोग हैं, संजय गुरनानी सर जैसे लोग हैं, तो ऐसे कितने नाम है, संतोष नायर जी जैसे लोग हैं। Yes, sir. हर एक से सीख सीख के हम लोग एक एक ये आगे गए हैं। तो एक क्या, कई मेरे पास एग्जांपल्स है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी ट्रेनिंग में संतोष नायर सर ने हमें एक्सप्लेन किया था कि आप किसी कॉल पे जा रहे हो, और आप किसी कॉल पे जा रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी को किसी ने धक्का दिया। Scratch कर दिया। हाँ, तो जनरली हमारे को क्या गुस्सा आता है, आएगा। और हम गाड़ी रुक के एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन वाकई में कभी वो भाग ही जाता है बहुत बार। सही बात। तो चुपचाप वो सह लेने का, लेकिन अपना मूड खराब नहीं करने का, Yes. और कॉल करने का। एक दिन मैं भी एक जगह जा रहा था, और मेरे बाजू से एक गाड़ी गई, और उसका कुछ पार्ट निकला हुआ था, और ट्रैफिक तो जाम थी, आजकल हाईवे कैसे बन रहे सही हैं। बात। तो उसका एक कोई हुक है ना, मेरे हेडलाइट में अटक गया, और हेडलाइट उखाड़ लिया उसने। तो अब ये क्या है, मेंटोरिंग की है ना, मैंने किसी का सुना है और वो मैंने माना है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मेरा बेटा बोलता है पापा, मेरा बेटा अभी मैं उसको पकड़ने जाऊँ, क्योंकि मेरा बाकी का नेचर, बात करने का तरीका, डिसिप्लिन, इसके कारण लोग जानते हैं। तो मैं बोला बेटा उससे झगड़ा करके क्या होगा, कुछ उसकी मिलने वाला गलती नहीं। नहीं थी, उसका पीछे था, वो आगे बैठा है। बाय मिस्टेक अब हुआ है। मैं गाड़ी मेरी रुकाऊं, ट्रैफिक जाम करूं, उससे झगड़ा करूं, उससे पैसा और मांगूं। मेरा मूड क्यों खराब करूं? मूड सबसे बड़ी बात, और- मूड। और इसको और बोलते हैं मैं- नजरिया, कि मैं आपका देखने का नजरिया वैसे कैसा की है। वैसे गाड़ी लेके गया, मेरा कॉल पूरा किया, मैंने मेरे सब बातें एक्सप्लेन की जो अभी बताया, वैसे पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, और वहाँ से 50 लाख रुपए की डील कंप्लीट। प्रदीप जी, आपने जो 5400 पॉलिसी के बारे में बताया और 30 साल का एक्सपीरियंस, 12 बार एमडीआरटी आपने किया, तो अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है किसी व्यक्ति को, तो वो कैसे किया जाए? और 5400 पॉलिसी, यानी वो जब जब प्रीमियम भरेंगे तो आपको एक पर्पल चूल पैसिव इनकम आना ही है। तो ये नए लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि ये 5300 कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन ना करने वाले के लिए तो मतलब कोई भी सुनेगा तो अरे कितना। लेकिन मैंने हमेशा क्या देखा है, मैं इस मकाम तक पहुंचा तो 50,000 वाले की तरफ देखते देखते पहुंचा। क्या बात है।
तो आप जब आपसे बड़े लोगों को देख के जब बढ़ोगे ना तो बढ़ोगे। आप अगर नीचे देखोगे तो क्या होगा, कंफर्ट जोन आएगा, अरे मेरे पास इतने हैं, अरे भैया उसी में से आहिस्ता आहिस्ता लोग, बड़े लोग भी है। हाँ नहीं नहीं, और कुछ मैच्योर्ड होती है ना हर साल पॉलिसी, काम इतना अगर किया है तो 200-250 लोगों की पॉलिसी मैच्योर्ड भी हो रही है, लेकिन फिर भी इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है। प्रदीप जी, आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ा आया आपके साथ। जी। हमने बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर पे बात की, लेकिन जाते जाते एक मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इंडिया में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए आप फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या देखते हो और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस विषय में कुछ आखिरी आपके शब्द हो जाए जी, सर। इसमें भी है ना, मतलब ऐसा है कि याद रहने के लिए ना मैं कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ करता हूँ। तो मिडिल क्लास के लिए जो हम सब में हम है, ईसीजी फार्मूला यूज़ करो। ईसीजी। ठीक है, आपकी अर्निंग इंक्रीज करो। एक एक सोर्स से नहीं होता है कभी भी, ठीक है, आप सैलरीड भी हो सकते हो, आप बिजनेस वाले भी हो सकते हो, तो आपकी अर्निंग जो है ना वो मल्टीपल ग्रो होनी सोर्सेस ऑफ चाहिए। इनकम होनी यस, चाहिए। हाँ, अर्निंग। फिर सी, ईसीजी, कंट्रोल योर स्पेंडिंग, अच्छा। यानी कंट्रोल योर एक्सपेंसेस बाय स्मार्ट स्पेंडिंग। अच्छा। आप अगर देखोगे कि तो कभी कभी लोगों को बुरा लगता है, लेकिन पैसा कम होने के बाद है ना खर्चे ज़्यादा दिखते। और मैं कभी कभी, सही है गलत है, लेकिन बहुत बार वो सोशल मीडिया के स्टेटस के लिए लोग खर्चे क्रेडिट करते हैं, कार्ड में फंस जाते, लोन्स में फंस जाते खर्चा करते हैं। लोन्स में तो ज़्यादा, रियल इस्टेट में बिग टिकट साइज होती है तो लोन्स में ज़्यादा फंसते हैं। रियल इस्टेट ख़राब नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ, लेकिन पहले अपना घर, उसके बाद सोचो, क्योंकि थाली में अगर एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर करेंगे तो कैसा चलेगा। सही बात। ठीक है, और ईसीजी का जो लास्ट का जी है, ग्रो योर इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर मेंटोरिंग। क्या बात है। आप कहीं पे भी जाओ, अच्छे गुरु के सिवा आपकी नैया पार होने वाली नहीं है, अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन आप छोटे हो, बड़े हो, लोअर मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में हो, इनकम छोटी है, बड़ी है, कुछ भी हो, आप मानो या न मानो, कोई भी आप ढूंढो, लेकिन आप आपका मेंटोर ढूंढो। सही बात। मेंटोर के सिवा नैया पार नहीं होती है। तो आज हमने देखा प्रदीप चौधरी जी के साथ पॉडकास्ट में बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बातचीत हुई। तो बहुत ही रोचक और मज़ेदार ये पॉडकास्ट हुआ है, जो प्रदीप जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना वक्त निकाला। और आप भी ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट